आज द ऑफिसर्स स्टोरी में हमारे साथ हैं एक यंग, एनर्जेटिक और हैंडसम आईएएस ऑफिसर हितेश कुमार मीना जी। हितेश कुमार मीना जी गुरुग्राम में एडीसी के पद पर पोस्टेड हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। थैंक यू तो सो सबसे मच। पहले तो बताइए आप कैसे हैं? आई एम गुड एंड अभी जो जिम्मेदारियां मिली हुई हैं उसको कर रहे हैं। जी। एक चीज हितेश जी, एक जो जर्नी होती है, आज आप एक आईएएस हैं, एडीसी के पद पर यहाँ पर एक जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। देखने वाले को लगता है कि आईएएस आईपीएस बन गए भैया, अब तो लाइफ सेट है इनकी, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। सब कुछ स्मूथ चलता है और जाहिर सी बात है चलना भी चाहिए और अच्छी चीजें भी रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ तक पहुंचने का जो स्ट्रगल है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। तो वही कहानी आज द ऑफिसर स्टोरी में हम जानना चाहेंगे कि हितेश कुमार मीना की वो कहानी जो थी वो क्या थी पूरी की पूरी, क्योंकि सफलता जब मिलती है तो उसके पीछे एक असफलता भी होती है। डेफिनेटली आई थिंक सिलेक्शन के बाद की फेजेस एक अलग होती है जो आपको जिम्मेदारियां सरकार की साइड से मिलती हैं, आप उनको निभाते हो विद द फाइनेंशियल अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। बट उससे पहले की जर्नी है वो हर एक एस्पिरेंट की अपनी होती है। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, मेरी एलिमेंट्री एजुकेशन सरकारी स्कूल से हुई है। मैं करौली ज़िला है साउथ ईस्ट ऑफ राजस्थान, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो वहीं पे एक गांव है मेरा गादोली करके, मासलपुर एरिया है करौली ज़िले में। वहाँ एक गांव में सरकारी स्कूल था, वहाँ से हुई। देन मेरी 6 to 10 तक की एजुकेशन करौली में ही एक प्राइवेट स्कूल में हुई है। एंड फिर मैं आईआईटी के लिए तैयारी के लिए कोटा चला गया। तो 11th 12th के साथ मेरा आईआईटी में हो गया। तो मैं आईआईटी बीएचयू वाराणसी से मेरा सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक है। एंड देन आईआईटी दिल्ली से मेरा ट्रांसपोर्टेशन में एमटेक है। तो जब मैं एमटेक की तैयारी कर रहा था तो साथ साथ ही मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था। पहले इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद उसमें उड़ीसा कैडर था। एंड फिर सिविल सर्विस में सिलेक्शन हुआ तो उसमें आईएएस मिला और हरियाणा कैडर है। आमतौर पर हर यूथ खास तौर से या हर कोई ये चाहता है एक नौकरी हो गई, आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लिया, बस इतना काफ़ी है, ठीक ठाक सी सैलरी आ रही है, क्यों फालतू में इतने ज़्यादा कोर्सेज या इतने ट्राई करें कि आप पहले इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में भी गए, आई थिंक प्राइवेट नौकरी भी आपने की। नहीं, प्राइवेट प्राइवेट। मेरा प्लेसमेंट हुआ था जी। आईआईटी से, बट आई डिडंट जॉइन दैट। जी। तो वहीं ऐसा नहीं लगा कि ठीक है प्लेसमेंट हो गया, बस भैया आप तसल्ली कर लेते हैं, क्यों अब इतना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की जाए या इतना क्यों घूमना? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। नहीं, डेफिनेटली मेरा जो थॉट प्रोसेस था कि मुझे बचपन से ही एक ऐसी जॉब चाहिए थी जिसमें मेंटल ग्रोथ हो, डेली बेसिस पे आपको कुछ सीखने को मिले। एंड आई थिंक ऑल इंडिया सर्विस में आईएएस इज़ वन ऑफ दो सर्विस जो कि टिल रिटायरमेंट आपको मेंटल ग्रोथ अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देता है, बिकॉज वर्क बहुत डाइवर्सिफाई है यहाँ पे। एंड सेकंड, आपके काम का इम्पैक्ट लोगों की लाइफ पे बड़ा डायरेक्ट हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल आईएएस में आप किसी की ओल्ड एज पेंशन लगाते हो, दिव्यांग पेंशन लगाते हो, तो आप द वे यू साइंड उसके नेक्स्ट डे से आपको उनकी पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो यू कैन फील द हैप्पीनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, आप एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है। एंड एक आप फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी में इतना ऊपर होते हैं हायरार्की में कि आपको जो भी पोस्ट मिलती है उसमें जो कुछ करना चाहें अपने वर्क जुडिक्शन में तो वो होते हुए दिखता है। तो एक बूस्टअप मिलता है कि चलो समाज के हित के लिए, वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए या कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कुछ ऐसा करके जाते हैं जो अब कम समय में और आप उसको अचीव कर सकें। तो तब। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमेशा से मतलब ऑल इंडिया सर्विस की साइड मुझे अट्रैक्ट हुए, जब से मुझे समझ में आया कि आईएएस क्या होता है, इसका जी। सिलेबस क्या है। और ऑब्वियसली हर एक इंसान अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से, जिम्मेदारियों के हिसाब से लाइफ के डिसीजंस लेता है। तो जो सिचुएशंस कभी कभार आपको करियर काउंसलिंग अर्ली स्टेज पे नहीं मिलती है, तो आई एम लकी इनफ कि आईआईटी में जाके मुझे वो सारा एक्सपोजर मिला ताकि मैं अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई कर पाया और मैं उसकी तरह अग्रसर अग्रसर हम्म। रहा। हाँ, ये होता है, ये नौकरियां तो सभी लोग कर ही रहे हैं, लेकिन उस नौकरी के साथ अपने परिवार को पालने के अलावा सोसाइटी के लिए आप क्या करते हैं, ये एक बड़ी बात। और ये अपॉर्चुनिटी आपको सिविल सर्विसेज में मिलती है। डेफिनेटली देखो, मेरा ये मानना है एज ए ह्यूमन बीइंग आप इस अर्थ पे आए हैं तो कुछ ऐसा करके जाएं कि आपके यहाँ से जाने के बाद लोग आपको अच्छे कर्मों से जानें, आप लोगों के दिलों में जगह बना पाएं कि नहीं बना पाएं। हर एक व्यक्ति अपना जीवन यापन कर ही रहा है, बेसिक नीड कैसे न कैसे करके कंप्लीट हो ही रही है। आप अच्छे कर्मों की वजह से आप हिस्ट्री में अपना नाम रखो, आपको लोग जान पाएं, वो आपका मोटिव होना चाहिए। तो हमेशा से सोच वही रहती है कि चाहे गवर्नमेंट स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान या अपनी पर्सनल स्केल पे भी आप ज़रूरतमंद लोगों की जितनी मदद कर सकें तो वो करनी चाहिए, और मैं इसी फिलॉसफी को लेके काम करता हूँ। स्कूलिंग का दौर किस तरह का रहा था?
स्कूलिंग शरारती थे? शरारती तो था ही, आई थिंक जो हर एक बच्चा थोड़ा बहुत रहता है। एंड थोड़े बहुत या ज़्यादा? वो तो पेरेंट्स ही ज़्यादा बता पाएंगे या फ्रेंड ज़्यादा बता पाएंगे, बट अर्ली एजुकेशन सरकारी स्कूल में रही तो कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं थी वहाँ पे, तो एक उसका नेगेटिव हमेशा से फील रहा। बट थोड़ा बहुत एक्सपोजर जब आईआईटी में हुआ, वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी मिली, एजुकेशन भी एंड फैमिली फ्रेंड्स भी, सराउंडिंग भी। तो देन एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट हुआ कि मुझे इस कैरियर में जाना है, तो वो चीज़ें थोड़ा सा काफ़ी हेल्पफुल रही मेरे। तो अभी स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम के दोस्तों से कनेक्ट रहता है, मिलते हैं कभी, या फिर अभी उनको भी लगता है कि वो दूसरी जॉब में होंगे तो नहीं नहीं भाई सब आईएएस हैं, एडीसी साहब है, थोड़ा सा संभल के और उस तरह से रखिए, या यार दोस्त तो यार दोस्त हैं? नहीं, मुलाकात तो खैर कम ही हो पाती है, बट फ़ोन पे बातें हो जाती हैं, और आजकल आईटी का ज़माना है तो वीडियो कॉल्स और ग्रुप कॉल्स हो जाते हैं। हाउएवर ड्यू टू बिजी स्केड्यूल थोड़ा सा जब कभी कुछ काम होता है कि या तभी, या कोई फ्रेंड्स की शादी है या मे बी कुछ त्योहार है, तभी ज़्यादा मुलाकात होती है। नॉर्मल डेज में थोड़ा फ्रिक्वेंसी विद कंपेयर टू ओल्ड डेज अब कम हो गई है। पहले के मुकाबले लाइफ भी बहुत ज्यादा बिजी हो गई है, जी मतलब जी काम भी बहुत ज्यादा लोगों को, और बहुत सारी जगह ये भी होता है कि बेकाम के भी आदमी बिजी है, कहीं बात कीजिए, क्योंकि लाइफ इस तरह की है कि हर आदमी अपने अपने काम में। ऑब्वियसली दे आर आल्सो ऑक्यूपाइड इन देयर लाइफ, तो एग्जैक्टली। फैमिली की बात करें तो शुरुआत से जब भी आपने अपने कैरियर को चुनना हो, एजुकेशन की बात हो या बाकी सब चीज़ों की, तो सलाह करता है आदमी कि नहीं यार, फादर से बात करें या फैमिली में कोई और है बड़ा, उससे बात की जाए। तो आप कहाँ जाके अपने जो डिसीजंस हैं उनको एक बार फिर से रिव्यू कराते थे कि हाँ मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ वो ठीक है या गलत है? डेफिनेटली एक फैमिली में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में तो नहीं था, तो एज सच कोई कैरियर गाइडेंस इतनी अच्छी नहीं थी, बट मैटरनल साइड से मामा जी की साइड से काफ़ी हेल्प रही इस ड्यूरिंग आईआईटी प्रिपरेशन ऑल्सो, और फिर आईएएस की प्रिपरेशन के टाइम पे भी। एंड कॉलेज के सीनियर्स रहे, जो या तो कुछ लोग सर्विस में ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके थे, या जो साथ के फ्रेंड्स थे वो भी तैयारी कर रहे थे, तो वो एक ग्रुप स्टडी की फॉर्म में उनसे भी काफ़ी बेटर गाइडेंस और काउंसलिंग मिलती रही थी। एंड इन जनरल जो एक इंस्पिरेशन और मोटिवेशन हमेशा से फैमिली में, जो मेरी मदर हैं या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनकी साइड से हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने की मोटिवेशन मिलती रही है। तो इन सब चीज़ों का कॉम्बो चलते हुए जस्ट एक हार्ड वर्क और लक, फिर राइट गाइडेंस के साथ साथ आगे बढ़े और सफलता मिली। आज का युवा खास तौर से एक दौर होता था कि हाँ डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या आईएएस आईपीएस बनना है। क्या लगता है कि अब वो कुछ कम हुआ है या अभी भी है वो सब चीजें? क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें तो बहुत सारा यूथ जो है वहां पे अट्रैक्ट होता है, वो कोशिश करता है कि वहां जाए क्योंकि फ्रीडम है, छुट्टी है तो अपने हॉलीडे एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि आपके साथ जहां तक मैं समझ रहा हूँ, और आपको पसंद करने वाले या हमारे जो व्यूअर हैं वो भी ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों की जो लाइफ, क्योंकि एक डिसिप्लिन है, क्योंकि आप उस डिसिप्लिन के साथ बंधे हुए हैं, तो वो एक खुल के वो फ्रीडम नहीं है, आपको सारी चीज़ें कायदे में रह के करनी है। छुट्टियाँ भी लेनी है तो शायद ऐसा नहीं है कि आप एडीसी साहब हैं, अपना फ़ोन कर दिया स्टाफ को कि भैया मैं अभी 5 दिन के लिए हॉलीडे पे जा रहा हूँ, मेरी छुट्टी हो गई। तो इस तरह की व्यवस्था है या वो अलग है एकदम से? नहीं नहीं, जब आई थिंक एक टाइम था जब लोगों में इंजीनियरिंग और मेडिकल को लेके काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ था, बिकॉज पास आउट होने के बाद जॉब इजीली मिल जा रही थी, तो हर कोई इंजीनियरिंग या मेडिकल की साइड जा रहा था। बट अब समय के साथ वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेशियो कम हो गया है, तो कहीं ना कहीं दूसरे कोर्सेज भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो गए हैं, एंड अब हर कोई हर एक रास्ते में एज पर देर एरिया ऑफ इंटरेस्ट लोग जा रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेटअप में भी। एंड हर एक सेटअप के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अगर मैं आईएएस की बात करूँ तो यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट है जो आपको फॉलो करना होता है, एंड आपका एक स्केड्यूल होता है, मीटिंग्स होती हैं, एक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का टास्क असाइन होता है, तो आपका स्केड्यूल भी काफ़ी टाइट रहता है। एंड ऐसा नहीं है कि आपने जब मन मर्जी चाहा जब आप छुट्टी ले आगे गए, एंड सर्दी है, आज मन नहीं कर रहा उठने का, नथिंग या आज नथिंग नहीं नथिंग जाते लाइक दैट। छुट्टी करते। थिंग इज, बोलते हैं ना, जब आपकी पावर बढ़ती है तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो ट्रू। आपने ना जैसे बताया, हायरार्की में जब आप ऊपर होते हो तो आप एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन, ऑफिसर होते हो, कि अगर आप खुद ऑफिस नहीं जाओगे तो आपका नीचे का स्टाफ भी वर्क नहीं करेगा, एक बिकॉज आपको वो आपके कमांड के अंडर ही वर्क कर रहे हैं। तो आप अगर सिंसियर हैं, आप डिसिप्लिन हैं, आप रेगुलर हैं, आप हार्ड वर्क हैं, तो आपका स्टाफ भी उसी तरीके से वर्कआउट करता है।
तो मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति चाहकर भी ये सब चीज़ें कर पाएगा। और हाउएवर कोड ऑफ कंडक्ट इस तरीके से डिज़ाइन है कि आप पे फिर डिसिप्लिनरी इंक्वायरी वो सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर किसी के कुछ मेडिकल रीज़न से जेन्युइन होते हैं तो उसके जो अपने प्रोविजंस हैं लीव के एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत वो अप्लाई करते हैं, उनको मिलता है। बट मैं जितने भी ऑफिसरों से मेरा इंटरेक्शन रहा है या फिर मुझे भी जितना सर्विस में समय हुआ है, तो जो रूल्स रेगुलेशंस कोड ऑफ कंडक्ट इस तरीके से हैं कि हर एक अधिकारी अपनी जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से निभाते हैं। और वो एक शुरुआत से ही क्योंकि आप यूपीएससी की जब प्रॉपर तैयारी ट्रेनिंग उसी हाँ, तरीके से ट्रेनिंग मिलती ही है पूरी जब इस तरह आपकी से होती है एकेडमी में जब आप होते हो तो आपको एंड पहले दिन बता दिया जाता है बता कि दिया है। डिसिप्लिन में रहना है जी भैया। आई थिंक प्रिपरेशन भी उस तरीके से सिलेबस है कि व्यक्ति तैयारी के टाइम पे ही ऑटोमेटिकली इतना डेडिकेटेड और स्केड्यूल के चलने के आदी हो जाता है, बिकॉज इतने सिलेबस को अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप गुड रैंक के साथ इन होना चाहते हैं तो आपको बहुत ही सीरियसली और डेडिकेटली शेड्यूल बना के तैयारी करनी होती है। तो आप ट्रेनिंग के तो आपकी सिलेक्शन के बाद आती है, लेकिन असली ट्रेनिंग तो आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे स्टार्ट हो जाती है। जी। तो डिसिप्लिन तो एक हमेशा शुरू से ही रहता है। यूपीएससी की बात करें, बहुत सारे यूपीएससी की जो ट्राई कर रहे होते हैं, एक अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट में नहीं हो पाती, निराश हो जाते हैं। और न केवल यूपीएससी, एजुकेशन का जो सिस्टम हुआ है बीच में, हम लगातार इस तरह की भी वो बेहद दुखद सी खबरें आती हैं कि जो बच्चे कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। तो ऐसे में लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, खासतौर से जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि आप जैसे यंग ऑफिसर्स को देखकर ही एक मोटिवेशन भी आता है कि नहीं, जब आप, क्योंकि जिस तरह की जर्नी आपकी रही है, कोई परिवार में आईएएस आईपीएस नहीं था, आपकी सरकारी स्कूल से आप पढ़े, तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं वो तो बन ही नहीं सकते, लेकिन ऐसा नहीं है, कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं? डेफिनेटली आप किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा या लाइफ में कोई भी प्लानिंग करी और वो एज पर प्लान नहीं हुई, तो एक डीमोटिवेशन होना लाजमी है। सेल्फ डाउट आता है, क्या मैं जो स्ट्रेटेजी ले रहा हूँ वो मेरी प्लानिंग सही है कि नहीं, मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो बहुत सारे आपके मोटिवेशन फैक्टर और बड़े रोल प्ले करते हैं, वो चाहे आपके प्राइवेट मोटिवेशन हो या पब्लिक मोटिवेशन फैक्टर्स हो। मैं अपनी लाइफ में, मेरी जर्नी में भी समटाइम ऐसे एक क्वेश्चन आता था कि यार मेरी स्कूलिंग अच्छी नहीं हुई, बहुत सारे बच्चे डीएवी डीपीएस बच्चों से पढ़े हुए हैं, मैं उनसे कैसे compete कर पाऊँगा? मैं यूपीएससी में इतने लोग सीरियस कैंडिडेट दिल्ली में या दूसरे सेंटरों पर तैयारी कर रहे हैं, इनसे मैं compete कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा? तो हमेशा एक जो पब्लिक मोटिवेशन था, जो जैसे आप कभी भी पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं तो इतने सारे ज़रूरतमंद लोगों को आप देखोगे, स्पेशली रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे, के जिन्होंने आज शाम का खाना खा लिया तो सुबह के खाने का नहीं पता। अब उनके लिए आप कुछ करना चाहते हो, बट ड्यूरिंग कॉलेज टाइम आपकी इतनी पॉकेट मनी नहीं होती, तो कहीं न कहीं फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस बीच में आ जाते हैं। तो आपको, मेरा हमेशा से मोटिवेशन होता था कि यार मुझे एक ऐसी सर्विस पकड़नी है जिसमें फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हो, ताकि मैं इन लोगों के लिए कुछ भी करना चाहूँ तो मुझे 2 सेकंड भी सोचना ना पड़े कि भाई इसमें पैसे खर्च होंगे। आप जनता का पैसा सरकार के माध्यम से, ऑफिसर्स के थ्रू, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों तक जाता है। तो मुझे पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे मैं इन लोगों की मदद कर सकूँ, मुझे एक ऐसी पोस्ट चाहिए, तो वो हमेशा एक पब्लिक मोटिवेशन होता था। देयर आर सम पर्सनल मोटिवेशन फैक्टर्स ऑल्सो जो मुझे तो सबसे ज़्यादा मोटिवेट करते थे मेरी जर्नी में। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊँ तो एक दो एनेक्डोट्स हैं। जैसे एक प्रोग्राम में हम थे, मैं और मेरी माताजी, तो हम एक ऐसी सोशल प्रोग्राम में गए हुए थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ थी, हम सबसे लास्ट में खड़े हुए थे। ये बात है जब मैं करीब 7th-8th क्लास में था। तो हम सबसे लास्ट में थे, तो मैंने मेरी माताजी से पूछा कि मम्मी मुझे, हम आगे क्यों नहीं बैठ सकते, हम फ्रंट रो में, या जहाँ वो स्टेज पे जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग कौन है, मतलब उनको वहाँ पे क्यों मौका दिया गया है, हम पीछे क्यों खड़े हुए हैं? तो माय मदर सेड कि आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि लोग आपकी तवज्जो दें, आपको सम्मान दें। वो तभी पॉसिबल है जब आप ऊँचे ओहदों पे हों, लोगों के हित के लिए सोचें, सर्वहित में आप कुछ अच्छे काम करें। तो डेफ़िनेटली जिस हिसाब से मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड था उस टाइम, और मैं किसी दूसरे फ़ील्ड में जाता तो शायद मुझे कम समय में सफलता नहीं मिल पाती। बिकॉज़ सोसाइटी की स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि एक गरीब आदमी अगर, बोलते हैं ना, उसकी औकात से ज़्यादा सपने देख लेता है तो उसको समाज औकात दिखा देता है तुरंत। तो अगर मैं लोअर फैमिली बैकग्राउंड से हूँ फाइनेंशियली, तो ऑब्वियसली मैं किसी दूसरी फ़ील्ड में जाऊँगा तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ज़िम्मेदार होते हैं उन फ़ील्डों में ऊँचे पदों तक पहुँचने में। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्रिकेट में जाना चाहते हैं तो आपको देश को रिप्रेज़ेंट करने का रास्ता क्लियर नहीं है। तो आप मेबी शायद 40 लंबा समय लग जाए, आप
30 पे जाओगे जब आप देश को रिप्रेजेंट कर पाओगे। आपको बॉलीवुड में एक्टर बनना है तो शायद अच्छी स्क्रिप्ट मिलने के लिए बड़ा समय लग जाएगा आपको। स्ट्रगल स्ट्रगल भी हाँ, बहुत यार ज्यादा देयर है आर कि सो मेनी थिंग्स, बट एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आपको किताब चाहिए और आपको एक पता होना चाहिए कि इतना सिलेबस है, इतने समय में कंप्लीट करना है, और आप राइट गाइडेंस डेडिकेशन के साथ करोगे तो सक्सेस रेट आपकी अच्छी है। कम समय में आप उच्च पदों तक जा सकते हो। तो वो मेरे लिए मोटिवेशन, जैसे मेरी मदर ने बताया कि आपको कुछ ऐसा काम करना है, तो हमेशा मोटिवेशन रहता था कि मुझे लाइफ में इन शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी उपलब्धियों तक जाना है ताकि मुझे चीफ गेस्ट बुलाया जा सके या फ्रंट रो में बैठने का मौका मिले। तो ये ऐसे पर्सनल मोटिवेशन है जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज लिख रहे हो, आपके नंबर कम आ रहे हैं, आपको सेल्फ डाउट आ रहा है, तो ये मोटिवेशन मैं हमेशा से याद रखता था। मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। एक मैं आपको एनेक्डोट बताता हूँ जो मुझे बड़ा ही बीच में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने जब इंटरव्यू दिया था और मेरा फाइनल नहीं हुआ था, तो मैं घर पे गया हुआ था। तो मैं थोड़ा सा मायूस था, मुझे सेल्फ डाउट हो रहा था कि अगला अटेम्प्ट अब मेरा, बिकॉज प्लानिंग ये थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में गुड रैंक के साथ इन होके मैं इस आईएएस की जर्नी को फिनिश करूंगा और फिर सर्विस करेंगे। तो जब नहीं हुआ तो घर पे मायूस था। तो मेरे दादा हैं जिनको मैं मतलब काका बोलता हूँ, तो वो किसान ही हैं। तो काका ने मेरे से पूछा कि बेटा मायूस क्यों है, क्या हो गया। मैंने कहा काका मैंने इसमें इंटरव्यू दिया और फाइनल नहीं हुआ, और मुझे लगता नहीं मैं आगे शायद निकाल पाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं किसान हूँ और खेती करता हूँ, अगर कभी कोई सीज़न में ज़्यादा बारिश की वजह से या सूखे की वजह से या किसी भी पेस्टिसाइड कुछ भी वजह से आपकी नष्ट फसल नष्ट हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं मैं किसानी छोड़ देता हूँ। मैं दोबारा से खेत जोत के उसमें बीज बोता हूँ और जो कमियाँ रही होती हैं उन पर वर्कआउट करता हूँ। तो मुझे समझ में आया कि यार मैं भी जो कमियाँ रह रही हैं डेफिनेटली मेरे मार्क्स किसी प्रोसेस में कम होंगे, इंटरव्यू प्री मेंस, तो मैं उन कमियों पे वर्कआउट करूँगा और अगला अटेम्प्ट लिखूंगा, और वही किया और सक्सेस मिली। तो कहने का मतलब ये मेरे लिए हमेशा से मोटिवेशन रहता था, मेरे फैमिली के हर एक स्ट्रगल को लेके या ऐसे छोटे छोटे जो एनेक्डोट हुए हैं जो हमेशा इंस्पायर करते हैं। तो मैं लोगों से यही कहूँगा कि जब भी डिमोटिवेशन हो, आपके पब्लिक और पर्सनल मोटिवेशन फैक्टर हो जिसकी वजह से आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में जो ड्रीम चूज किया है उसको अचीव करने की आपको मोटिवेशन मिले, वो हमेशा याद रखो। और अपनी कमियों पर वर्कआउट करते हुए हमेशा पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ करो। लाइफ में आपका नज़रिया हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। फॉर उदाहरण के लिए किसी भी एग्जाम से पहले आप उसको एज ए टॉपर की तरह तैयारी करो, चाहे एग्जाम के रिजल्ट के बाद आप फेल ही क्यों ना हो जाओ उस रिजल्ट में। मेरा लाइफ में हमेशा से एक पॉजिटिव नज़रिया रहता था हर हर किसी चीज़ को लेके। मैं उसको एज ए टॉपर की तरह तैयारी करता था, और अगर रिजल्ट में मैं फेल भी हो जाता था तो मैं ये सोच के भूल जाता था कि यार ये तो पास्ट है, अब इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। तो लेट्स ट्रू। फोकस ऑन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हाँ, जब लेकिन तैयारी करो तो फिर एज ए टॉपर की तरह करो। आपको पता होना चाहिए कि टॉपर बनने के लिए क्या चीज़ करनी होती है, एग्जाम की डिमांड क्या है, लास्ट ईयर के पेपर्स के एनालिसिस, अच्छे से सिलेबस, टेस्ट सीरीज, वो सारी चीज़ें करें। तो लोगों को यही कहूँगा, देखो सुख एंड दुख हर एक प्रोसेस का लाइफ का हिस्सा होता है। आप शायद 100% दो तब भी आपको सक्सेस ना मिले, लेकिन डीमोटिवेट होकर कोई भी गलत कदम ना उठाएं। आप हमेशा अपने मोटिवेशन ध्यान में रखें और जो गलतियां हुई हैं उन पे वर्कआउट करें। देखो, आप अगर रोज़ मीठा खाना खाओगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको वो खाने का टेस्ट खत्म हो जाएगा। ऐसी ज़िंदगी है। अगर आपको हमेशा सुख मिलते रहे तो उस ज़िंदगी का आप जीने का मज़ा खत्म हो जाएगा। आपको सुख भी चाहिए, दुख भी चाहिए, हाइज एंड लोज दोनों ही आपकी लाइफ में होने चाहिए, तभी जीने का असली मजा आता है। कभी किसी व्यक्ति से जो बहुत नीचे से ऊपर उठा है उस और उसने एक अच्छी सफलता पाई अपनी जिंदगी में, उससे उसकी जर्नी का अंदाज पूछिए। उसको उस पोस्ट पे पहुंचने के बाद उसकी जर्नी बड़ी ही मजेदार होती है। हमेशा बोलते हैं ना, जर्नी को इंजॉयबल बनाओ रेदर देन मेकिंग इट बोरिंग। आप मेरी यूपीएससी की जर्नी भी लिटरली मेरी इतनी इंजॉयबल रही है कि मुझे उसमें सीखने को बहुत कुछ मिला। मैंने उस प्रोसेस को अपनी नॉलेज पर्सपेक्टिव से पढ़ा रेदर देन कि मुझे बोरिंग लगने लगे उस चीज़ को। तो हमेशा कोई भी आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें आप ड्रीम कर रहे हो उसको एज ए इंजॉयबल बनाओ जर्नी को, ताकि आपको उस प्रोसेस में मजा आए। और जब आप नीचे से ऊपर तक उठें तो उस स्ट्रगल को इतना एंजॉय करो कि जब उन चेयरों पे आओ तो आप एक सुकून के साथ उन चेयरों पे बैठो। बोलते हैं ना, राजा का बेटा अगर राजा बनेगा उसमें बहुत बड़ी बात नहीं नहीं, है। इनको अचीव नहीं किया हाँ, तो। पर उनके भी अपने स्ट्रगल्स होते हैं, लेकिन आप जब नीचे से रंग से राजा बनते हो तो जो जर्नी होती है आपकी वो बड़ा मजेदार होती है। और ये यही बात है जो कि सबको सीखनी भी चाहिए। हाँ, यूपीएससी की जो तैयारियों के दौरान मैंने बहुत सारे ऑफिसर से अक्सर ये चर्चा रही है। सभी का अपना अपना तरीका होता है
पढ़ाई करने का या अपना शेड्यूल प्लान करने का या तैयारी का, आपका किस तरह का रहा? वो जो एक हम फ़िल्मों में भी देखते हैं कि कमरा बंद करके सुबह शाम लगे हुए हैं, पन्ना पन्नों कोई पार्टी नहीं करनी है, दोस्तों के साथ आउटिंग नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, बस किताबों के अंदर घुसे रहना है, कोचिंग लेनी है, सब कुछ करना है। इसी तरह की ये चीज़ें पॉसिबल है या थोड़ा-सा अपने हिसाब से भी इसको प्लान करें? देखो आई थिंक नंबर ऑफ आवर्स और ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, डिपेंड करता है कि आपका समय कितना आपके पास और सिलेबस कितना है। उस हिसाब से आप अपना शेड्यूल बनाओगे। मैं ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि एक शेड्यूल ज़रूर होना चाहिए डेली बेसिस पे, ताकि एक सिंसेरिटी बनी रहे, रेगुलरिटी बनी रहे। एंड आपके सिलेबस के हिसाब से आप अपना टाइम डिवोट करें। और कोई टाइमिंग भी फिक्स नहीं होती कि मुझे सुबह 4 बजे ही जगना है, हर किसी का अपना शेड्यूल होता है। मैं मॉर्निंग पर्सन कभी नहीं रहा, मतलब आईआईटी के टाइम से आदत ऐसी है कि आप लेट नाइट ज़्यादा पढ़ाई करते हो। तो आप अपना शेड्यूल अपने हेल्थ के स्ट्रक्चर के हिसाब से, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आप टाइमिंग लें। लेकिन शेड्यूल अच्छा बनाएँ और उसको जो शेड्यूल बनाया उसको फ़ॉलो करें। ऐसे नहीं कि बना के जस्ट दीवार पे चिपका के वो छोड़ दिया। एंड यूपीएससी की बात करें तो सिलेबस इतना ज़्यादा बड़ा है, आपको कि फर्स्ट अटेम्प्ट में गुड रैंक के साथ इन होने के लिए आपको ऑन एवरेज 7 से 8 घंटे की पढ़ाई डेली बेसिस पे करनी ही पड़ेगी। अदरवाइज़ आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। जो एग्ज़ाम की डिमांड है वो नीड ही कंप्लीट नहीं हो पाएगी। एंड व्यक्ति को 8 घंटे पढ़ने का मतलब है उसको 10 घंटे की सेटिंग रखनी पड़ेगी, बिकॉज़ 2 घंटे आजकल सोशल मीडिया एंड यूट्यूब और इन सब पे कहीं न कहीं फ़ोन कॉल्स आ जाता है, तो उसमें समय बर्बाद हो जाता है। तो आप 8 से 10 घंटे की सेटिंग रखोगे तो वो मोर देन सफिशिएंट है आपको यूपीएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट में गुड रैंक इन होने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि 24 घंटे बस सुबह-शाम आप बस लगे हुए हैं, पढ़ाई करते रहें, शेड्यूल अच्छा होना हाँ, चाहिए, तो आप वो सब अचीव कर डेफ़िनेटली लेते देखो हैं। होता है क्या है यूपीएससी के सिलेबस में या दूसरे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको कहीं न कहीं ग्रेजुएशन में पता होती हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यूपीएससी करना चाहते हो, आपका ह्यूमैनिटी का बैकग्राउंड रहा है, आपने बीए किया है और 11th-12th आर्ट्स सब्जेक्ट से आप पढ़े हो, तो और स्कूलिंग अच्छी जगह से हुई है, तो सिलेबस की बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी। तो उस व्यक्ति को शायद इतना ज़्यादा पढ़ने की नौबत ना आए, वो सीधा आंसर राइटिंग पे या टेस्ट सीरीज़ पे या लास्ट ईयर के पेपर्स पे फ़ोकस ज़्यादा रहेगा। एक व्यक्ति जो सपोज़ इंजीनियरिंग मैं हूँ, मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ा, मैंने 11th-12th पीसीएम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ पे ज़्यादा फ़ोकस रहा, आईआईटी में इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग पढ़ी। तो जब मैं आईएएस यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करी तो मेरे को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं था, बिकॉज़ स्कूल तो कुछ याद ही नहीं था। इस जिस तरीके से मुझे पढ़ाया गया स्कूल में, कॉलेज में मुझे कुछ इंजीनियरिंग पढ़ी तो ह्यूमैनिटी का कुछ एबीसीडी भी नहीं पता था। तो मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट हुई थी। तो हर किसी का अपना एजुकेशन बैकग्राउंड है, उस तरीके से उसको नंबर ऑफ आवर्स डिसाइड होते हैं। आपकी मे बी कॉग्निटिव स्किल्स बेटर हो, या आपको आईक्यू अच्छा हो, आपका ईक्यू अच्छा हो, आपको चीज़ें जल्दी समझ में आती हों। एक व्यक्ति को शायद थोड़ा-सा कम समय लगता हो कॉन्सेप्ट को समझने में, तो उसके नंबर ऑफ आवर्स ऑटोमैटिकली बढ़ जाएँगे। तो हर किसी की इंडिविजुअल कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के हिसाब से आप अपना शेड्यूल बनाएँ। एंड कुछ लोग जॉब के साथ तैयारी करते हैं, कुछ लोग ओनली फुल टाइम करते हैं, कुछ सेल्फ स्टडी करते हैं, कुछ कोचिंग्स लेते हैं। तो एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड मैं बोल दूँ कि 10 घंटे पढ़ लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आई थिंक इट वुड बी रॉन्ग। हर किसी के अपने इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस होते हैं, उन सबको कंसीडर करते हुए नंबर ऑफ आवर्स आपके पास कितने अवेलेबल हैं दिन में, आपका कितना साल अवेलेबल है कि नहीं पूरा, उस तरीके से एक शेड्यूल बनाएँ और अपनी नीड के हिसाब से, और शेड्यूल बनाने के बाद उसको फॉलो करें, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अक्सर इस तरह के पोस्ट आते हैं कि यूपीएससी में इस तरह का सवाल पूछा गया, कुछ अजीब तरह के सवाल होते हैं, तो क्या उसी तरह के कुछ सवाल होते हैं कि दिन में लाइट जलाएं या ना जलाएं टाइप का, कुछ इस तरह के अजीब अटपटे से सवाल होते हैं? तो जब आपने इंटरव्यू दिया तो किस तरह के सवाल थे आपके सामने? जनरली प्री और मेंस में तो इतना बहुत ज़्यादा ऊट-पटांग क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर कुछ आते भी हैं तो वो अ, थोड़ा-सा करंट अफेयर से रिलेट होके और स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स को वो कंबाइन करके कुछ क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। बट वो ऐसे क्वेश्चन हैं कि वो सबके लिए एक जैसे हैं, तो उन पे बहुत ज़्यादा सोच के भी आपको समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है, कोचिंग्स में हम कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं और यूपीएससी उस फॉर्मेट से अलग क्वेश्चन पुट अप करता है, तो हमें लगता है कि यूपीएससी ने एक अलग तरीके से क्वेश्चन पुट अप कर दिया। हाउएवर आप जब पैटर्न देखोगे यूपीएससी को और लास्ट ईयर का पेपर का एनालिसिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम की डिमांड है कैसी, उसी हिसाब से आप तैयारी करोगे। हाँ, इंटरव्यू एक थोड़ा-सा सब्जेक्टिव स्टेज है, इसमें इंटरव्यू पैनल किसी भी मेंबर से उसके डैफ के हिसाब से या अदर देन डैफ आल्सो भी वो कुछ भी पूछ लेते हैं। तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन समटाइम किसी एस्पिरेंट की
प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए वो कुछ क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं, बट वो बड़े ही कैजुअल से क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप उनको एज ए कॉन्वर्सेशन की तरह उनको देखो और उनके आंसर्स दो तो आप इजीली दे सकते हो। बट होता है क्या है, इंटरव्यू का वो प्रेशर इस तरीके से होता है कि हम एग्जाम को लार्जर देन लाइफ लेके चलते हैं, तो व्यक्ति हमेशा नर्वस रहता है उस रूम के माहौल में। तो शायद वो छोटे छोटे से क्वेश्चंस भी बड़े ऑकवर्ड से और वैसे लगते हैं जो प्रेशराइज कर देते हैं व्यक्ति को, और पैनल का पर्पज भी वही होता है उन क्वेश्चंस को पूछने का। प्रेशर में लाके क्योंकि ऑफिसर दे आप जस्ट बनेंगे वांट तो टू हाँ, चेक योर ऑफिसर क्वालिटी और योर पर्सनैलिटी कि अगर ट्रेट, इन केस किसी प्रेशर में तो आप उसको कैसे हैंडल कैसे करेंगे। हैंडल कर पाएंगे। तो अगर आप इंटरव्यू को एज ए कॉन्वर्सेशन की तरह लोगे तो वो ज़्यादा सही रहता है और उसमें अच्छा आउटपुट भी आता है। हाउएवर कुछ कैंडिडेट से पूछा भी जाता है, किसी किसी कैंडिडेट का इंटरव्यू बहुत ही नॉर्मल तरीके से रहता है, बिकॉज कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चंस किस टॉपिक पर रहेंगे कैसे रहेंगे इसका इंटरव्यू का कोई पैटर्न है नहीं, बिकॉज वो पर्सनैलिटी ट्रेट को जानने के लिए है, वो कोई आपकी नॉलेज जानने के लिए नहीं है वो स्टेज। कुछ ऐसा भी होता है कि अलग अलग कैंडिडेट से कुछ रिपीट क्वेश्चंस भी होते हैं। हाँ, इट्स देयर कैन बी सम पॉसिबिलिटी। आप मे बी किसी का एरिया ऑफ इंटरेस्ट सेम है या एजुकेशन बैकग्राउंड सेम है, तो हो सकता है कि पैनल सेम क्वेश्चन भी पुटअप करे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हर किसी से अलग क्वेश्चन है, वो कहीं भी कुछ भी आ सकता है, तो हाँ, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। उसमें जनरली एक क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को जानने का एक इंटरेस्ट पैनल का हमेशा रहेगा। आपसे कुछ भी सिचुएशन पुटअप कर रहे हैं या बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं तो आपकी कोई ना कोई पर्सनैलिटी उसमें देखी जा रही है, तो वो हमेशा तो वो उसको जज करते हैं। अच्छा, एक चीज जो आपने बताई थी कि आपके मन में हमेशा था, जो माता जी के साथ भी आपने पूछा था कि उस स्टेज के ऊपर क्यों नहीं हो, तो जब वो पहली बार बतौर चीफ गेस्ट आप स्टेज पर पहुंचे तो वो फीलिंग क्या थी, क्योंकि ये वो मोमेंट होगा आपके लिए कि हाँ, जो जीत की शुरुआत यहाँ से अब तो हो गई है भाई साहब। डेफिनेटली आई थिंक सिलेक्शन के बाद आपकी लाइफ थोड़ी ड्रास्टिकली काफ़ी बदल जाती है। आपके नॉलेज व्यक्तित्व आपका सेम रहता है, लेकिन लोगों का नज़रिया बदल जाता है रिजल्ट के बाद। एंड लोग आपसे उम्मीदें करते हैं कि ये इस व्यक्ति ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है तो इस समाज के हित के लिए, देश के विकास में कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। आपकी बातें भी सीरियसली ली जाती हैं एंड आपसे एक उम्मीद के भरे रेस्पेक्ट तरीके से देखा जाता है। एंड मैं जब सिलेक्शन हुआ तो डेफिनेटली जब कभी फर्स्ट प्रोग्राम में एज ए चीफ गेस्ट जाने का मौका मिला तो एक जो सुकून था वो यही था कि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी है, उनकी खुशी का कारण मैं हूँ और मेरी वजह से उनको रेस्पेक्ट मिल रही है समाज में। वो एक सुकून का मोमेंट होता है जो किसी भी सक्सेसफुल कैंडिडेट के लिए हमेशा मैटर करता है। तो वो लाइफ में एक चेंज आया बिकॉज उनकी खुशी का कारण मैं बना और वो प्राइड मोमेंट थे। अदरवाइज जो व्यक्तित्व वाइज मैं तो सेम जब प्रिपरेशन के टाइम पे भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा हूँ। थोड़ा सा जिम्मेदारियाँ बढ़ जाने से आपका काम करने का तरीका बदल जाता है बिकॉज आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी और ऑथोरिटी गिवन होती है उस टाइम। घर में 2 आईएएस हैं, तो किस तरह का रहता है कॉन्वर्सेशन की बात करें या जो खाली समय मिलता होगा, क्योंकि जब ड्यूटी पे हैं तो दोनों अलग अलग स्टेशंस पे हैं, तो लेकिन जब खाली समय फुर्सत के समय मिलते होंगे तो किस तरह की चर्चाएं होती है। डेफिनेटली आई एम मैरिड टू माई बैचमेट मैडम, IAS 19 बैच हैं, सी रेनू शोगन, अभी वो ADC नूह लगे हुए हैं। तो जब फैमिली में कहीं ना कहीं जब दोनों सेम सर्विस में होते हैं तो आपका पूरा टाइम 24/7 एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का ही डिस्कशन होता है। मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आपके ज़िले में इस स्कीम को कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसको, और वो मेरे से डिस्कशन होता है। तो फिर कुछ भी चीज़ अच्छी होती है वो दूसरे ज़िले में भी रिप्लिकेट हो जाती है। हाँ, थोड़ा-सा बोलते हैं ना जैसे हर एक कॉइन के 2 साइड होते हैं, तो कुछ नेगेटिव हैं उसके, कुछ पॉजिटिव हैं। नेगेटिव आपको पर्सनल लाइफ में इतना पर्सनल टाइम नहीं मिल पाता है एंड पॉजिटिव आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छी मैच करती है बिकॉज़ मेरी और उनकी एज ग्रुप भी सेम है, भी बोथ आर 28 राइट नाउ। तो एक मेंटल ग्रोथ भी उस तरीके से हो रही है, साथ में ट्रेनिंग है, तो एक फ्रीक्वेंसी मैच और अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। मुझे उनके पोस्ट के रोल पता है, वो उन्हें मेरे पता है, तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि अगर समय नहीं दे पा रहे हैं तो इस वजह से नहीं दे पा रहे हैं। वजह क्या है? हाँ, क्योंकि आमतौर पे जो हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं वो यही होते हैं कि कर क्या रहे हो आप, अभी तक घर के लिए टाइम नहीं है, ये नहीं हो रहा। तो यहाँ एक सुकून है, हाँ, ये सुकून सुकून रहता है। मतलब वो पॉजिटिव साइड है और ऑब्वियसली पॉजिटिव साइड इस चीज़ की ज़्यादा है, तो एक सुकून रहता है कि दोनों ही समाज के हित के लिए और देश के विकास के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक लाइफ अच्छे से गुजरती है। नहीं, ये तो मतलब सबसे अच्छा जो है, क्योंकि हर पति जो है इसी चीज से त्रस्त रहता है कि घर वाली समझती नहीं है कि यार आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक अच्छी बात है। तो ये ट्रेनिंग के दौरान, क्योंकि जैसे आपने बताया, तो पहले
प्रपोज किसने किया, आपकी तरफ से पहल हुई थी या मैडम की तरफ से हुई थी? मेरी साइड से ही थी बिकॉज हम तो साथ में उधर से फिर पहला रिएक्शन क्या आया था? एक्चुअली आप डायरेक्ट ही डे वन में आप प्रपोज नहीं करते हैं, ऑब्वियसली आप एज ए फ्रेंड की तरह पहले बात होती है, और दोनों के साथ में ट्रेनिंग थी। एंड हम लोग ये सिलेक्शन के बाद बहुत सारे कोचों के फेलिसिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसके तहत हम मिले थे आपस में, फिर व्हाट्सएप चैट एंड ऑल। फिर जब अकेडमी गए तो एक दूसरे से एज ए फ्रेंड की तरह आप साथ में रहते हो, तो आपको पता चल जाता है कि सामने वाले व्यक्ति की सोच क्या है, आप वो मेरे बारे में सीरियस हैं कि नहीं, उनके वो मेरे को लाइक डिसलाइक करते हैं कि नहीं। तो वो एक हिंट आपको ग्रेजुअली जब आप साथ में समय बिताते हो तो और जब मिल जाती यूपीएससी है कर रहे हैं तो वो तो फिर आप अपने आप ही आ जाता है कि तो एक समय के बाद लगा कि जब दोनों की थिंकिंग मैच हो रही है और दोनों सीरियस हैं और एक दूसरे की चीज़ों को पसंद करते हैं, लाइफ लॉन्ग चल सकती हैं चीज़ें, तो फिर मैंने सोचा क्यों टाइम वेस्ट किया वेट किया जाए। जाए ब्रेकअप का वेट ना करके मैं सीधा प्रपोज कर देता हूँ। तो मैंने ही वो इनिशिएट किया और मैडम ने आई थिंक पॉजिटिव दिया, तो फिर वो हैप्पीनेस तो रही, बात फिर बन फैमिली गई को बात। इन्वॉल्व किया और वी गॉट जी, मैरिड। चलिए, नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अब ये आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये वो दौर था जहाँ सब कुछ था, सारी चीजें थी। अब बतौर एडीसी, इससे पहले भी जैसे पलवल में भी आप रहे हैं, तो ये जो जिम्मेदारियां हैं, जो काम है, काम का जो पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करनी है लोगों तक, जो जो पॉलिसीज के जो बेनिफिट्स हैं वो जो पहुंचाने हैं, वो किस तरह से पूरा रहता है? और कभी कभी क्या लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज थी जो कि अभी और होनी चाहिए, जिसके लिए और काम करने की जरूरत है। डेफिनेटली आई थिंक हर एक पोस्ट का एक जॉब रोल डिफाइंड है कि आपको ये चीज़ें वर्कआउट करनी हैं। तो एज ए एडीसी मुझे जितने भी वर्क डेलीगेटेड हैं, चाहे पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के हो या फिर ग्रीवेंस एड्रेसल के हो या डीसी सर की साइड से डेलीगेशन पावर्स हों, सबके लिए एक स्टाफ भी अपॉइंटेड होता है कि इनको इस तरीके से करना है। आप उनको बेटर इम्प्लीमेंटेशन के लिए अपनी साइड से न्यू इनिशिएटिव ले सकते हैं। आज के ज़माने में आप आईटी का रोल कितना बढ़ा सकते हैं, तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि जितने भी टास्क असाइंड है वो एक तो विद इन टाइम फ्रेम में लोगों को बेनिफिट मिले, एक ज़रूरतमंद व्यक्ति को ही वो बेनिफिट जाए, ताकि जो सिस्टम में बैलेंस है वो बना रहे, एंड हमेशा से एक डिसिप्लिन बना रहे। क्यों मैंने शुरू से ही हमेशा मेरी लाइफ में डिसिप्लिन बचपन से ही फॉलो किया है। मैं आपको एक एनेक्डोट देता हूँ। मेरी लाइफ में कभी भी एक ऐसा दिन नहीं आया होगा कि हमने स्कूल बंक किया हो, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं मेरी मदर इलिटरेट हैं, वो उनको कभी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, बट सी इज़ मोस्ट एजुकेटेड पर्सन आई हैव एवर मेट इन माई लाइफ। मीन्स वो किताब कभी नहीं पढ़ सकते बिकॉज कभी स्कूल नहीं गए, बट मोरल वैल्यूज़ उनकी बड़ी हाई हैं। और बोलते हैं ना, किसी व्यक्ति को उस चीज़ की इम्पोर्टेंस ज़्यादा पता होती है जो उनको नहीं मिली होती लाइफ में। एक किसी व्यक्ति के पास अगर आँख नहीं है तो उसको पता होता है कि आई का क्या क्या वैल्यू उसकी होता है उसकी वैल्यू? लाइफ में। तो मेरी मदर को कभी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, तो उन्हें पता था कि बच्चों को मुझे स्कूल ज़रूर भेजना चाहे कुछ भी हो जाए। तो मुझे आज भी याद है कि हमें अगर बच्चों में कभी छोटी-मोटी तबीयत भी ख़राब हो जाती थी और हम बहाना, मतलब बहाना तो नहीं, हम बोलते भी थे कि हमें आज नहीं जाना, बट हमें जाना होता था और मम्मी कान में वो घुमा देती थी कि भाई जाना तो है स्कूल। तो वो डिसिप्लिन बचपन से ही रहा कि भाई हर एक चीज़ सिंसेरिटी के साथ करनी है। तो यहाँ पे भी मेरा हमेशा एक शेड्यूल रहता है और एक डिसिप्लिन सिंसेरिटी रहती है कि जो टास्क असाइन है उसको अच्छे से करना है, लोगों से फीडबैक भी लेना है कि उसको और कैसे बेटर किया जा सकता है। एक आपको लोगों से जब ग्रीवेंस एड्रेशन में रूबरू होते हो तो आपको ये भी पता चल जाता है कि नीचे का स्टाफ कहीं काम चोरी तो नहीं कर रहा, कहीं कहीं गलत मीन्स तो यूज नहीं कर रहा चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में। तो वो हमेशा से मेरा एक मोटिव रहता है कि लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए, लोगों से एक बातों में ह्यूमन टच लाने के लिए, उनसे रूबरू होते टाइम मैं सारी फीडबैक लूँ और फील्ड पे जाके चीज़ों को चेक करूँ, ये सारी कंसिडरेशन हमेशा रहती है इम्प्लीमेंटेशन नहीं, में। नहीं, और ज़रूरी भी है कि वो हुँ। चीज़ें जो हैं, एक-एक जो ज़रूरतमंद है वहाँ तक वो सब चीज़ें पहुँचे भी। बिकॉज़ मैंने जो मेरी लाइफ़ के स्ट्रगल्स देखे, मैं जब आप प्रिपरेशन के फ़ेज़ में या स्कूल के टाइम पे आप कभी किसी बैंक में जाओ, आपको लगता है कि वहाँ अकाउंट खोलने के लिए भी लाइन लगी हुई हुँ, है। आपको किसी सरकारी ऑफ़िसेज़ में जाओ पेंशन या कोई स्कॉलरशिप के लिए, तो आपको वहाँ पे मतलब 1 साल की स्कॉलरशिप आपको 2 साल में आ रही है, हुँ, उसके लिए आपको कहीं न कहीं कुछ छोटे-मोटे अमाउंट भी देने पड़ रहे हुँ, हैं। हुँ। तो मैं नहीं चाहता कि जो स्ट्रगल्स मैंने मेरी ज़िंदगी में देखे और मैं जहाँ पोस्टेड हूँ, वहाँ पे कोई मेरा जैसा व्यक्ति जो स्ट्रगल फेस कर रहा है, वो भी सेम रास्ते से जाए। तो मैं उनकी लाइफ़
इतना जितना इजी कर सकता हूँ ऑन माई पर्सनल स्केल और माई प्रोफेशनल स्केल, वो मैं करने की कोशिश करता हूँ। नहीं, ये तो खैर बहुत अच्छी बात है और इस तरह से होना भी चाहिए। चलिए अब कुछ 2-4 सवाल और लेंगे और उसके बाद, क्योंकि सब पूरा ज़िंदगी का जो है लेखा-जोखा आपने बता ही दिया यहाँ पे। बतौर ऑफिसर और बतौर हितेश कुमार मीना सिर्फ क्या कुछ पसंद करते हैं आप? खाली समय में गाना सुनना, गाना गाना, हॉलिडे डेस्टिनेशन कौन से फेवरेट है? फ़िल्में अगर जो भी समय मिलता है तो कौन-सी फ़िल्में जो लास्ट देखी थी और क्या खास जो आपकी पसंदीदा फ़िल्में रही हैं? मोस्टली तो खैर समय इतना ज़्यादा मिल नहीं पाता है, बट जब कभी वीकेंड पे या फिर इवनिंग में कुछ समय मिल पाता है कभी कभार, तो मैं बैडमिंटन खेलता हूँ। और आईआईटी के टाइम पे भी मैं काफ़ी बैडमिंटन में इंटरेस्टेड था, तो अभी भी बैडमिंटन कैरी करता हूँ। एंड कभी कभार बैडमिंटन कोई सामने वाला प्लेयर नहीं मिल पाता, नहीं जा पाते, तो फिर स्विमिंग मैं करता हूँ यहाँ पे। तो स्विमिंग और बैडमिंटन मैं कैरी कर रहा हूँ अभी। एंड वीकेंड्स पे कभी महीने में या 2 महीने में 3 महीने में कभी कोई प्लान हो जाता है तो क्रिकेट खेल लेता हूँ, जिसमें आई थिंक सारे एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस या सारी डिपार्टमेंट की टीम्स को हम इनवाइट करते हैं, ताकि एक इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा बना हाँ, रहे। मिलना-जुलना भी हो हाँ जाता है इससे और एक एक कम से कम एक आउटिंग और एक थोड़ा हेल्थ के लिए भी जी। अच्छा है वो अदर सब। देन दैट मैडम की कुछ हॉबीज़ हैं, जैसे स्केचिंग वो करते हैं, तो मैं भी उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ कि वो मतलब मेरी हॉबी से कहीं न कहीं वो सीखते हैं, मैं उनकी से सीखता हूँ। तो हॉबी स्केचिंग में भी मैं उनको असिस्ट करके अपना हाथ आज़मा रहा मतलब ट्रेनिंग चल रही है वहाँ पर भी। हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके हाँ, और तमाम लोगों के लिए और खासतौर से जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कि लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप पा नहीं सकते। बस आपको प्लान ठीक से करना होगा, शेड्यूल ठीक से करना होगा और अपने ऊपर खुद के ऊपर भरोसा करना होगा कि आप ये कर सकते हैं। क्योंकि ये ऐसा कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है जो अब तक कोई कर नहीं पाए। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन वो तभी संभव हो पा रहा है जब वो खुद पर भरोसा करते हैं कि हाँ, इस लड़ाई को मैं जीत सकता हूँ। डेफ़िनेटली मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि लाइफ़ आपको एक बार मिली है। आपको सबसे बड़ा सपना देखना है और उस सपने को अचीव कैसे करना है, उस पे वर्कआउट करना है। बोलते हैं ना, सपने वो नहीं होते जो आप रात में देखते हो, सपने वो जो आपको सोने ना दें। तो एक बार सपना आपने देख लिया एज़ पर योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, चाहे आपको आईएएस बनना है, सीएम बनना है, पीएम बनना है या कुछ एक्टर बनना है, कुछ भी बनना है। अब उस एक्टर बनने के लिए भी आपको क्या रास्ता होता है, पीएम बनने के लिए आपको एमपी बनना है, एमपी के लिए क्या करना पड़ता है, तो वो सारी प्लानिंग होनी चाहिए और उस पे वर्कआउट करें। तो आप अगर सिंसियरली डेडिकेट कॉन्फिडेंस के साथ, अच्छे मोटिवेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो एक समय सीमा में सफलता मिलना लाज़मी है आपको। बस आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव नज़रिए के साथ आप किसी भी चीज़ की प्लानिंग अच्छे से प्लानिंग करके करोगे तो डेफ़िनेटली आप सक्सेस मिलेगी। और बोलते हैं ना, हमेशा से मतलब एक अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करो। आप किसी गरीब घर में पैदा हुए हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बिकॉज़ आप पेरेंट्स आप खुद चूज़ नहीं करते, परिवार आप चूज़ नहीं करते। बट गरीब रहते हुए अगर आप मर गए तो आपकी सबसे बड़ी गलती है, बिकॉज़ आपको आपका पूरा जीवन मिला था, आपकी सिचुएशन सुधारने का, समाज के हित में, देश के विकास में कुछ कंट्रीब्यूट करने का। तो वो रिग्रेट और मलाल ना रहे। एंड आप जब अपनी लाइफ़ अच्छे खासे जी सकें, तो इतना सुकून रहे कि हाँ, मैंने जिस तरीके से प्लानिंग करी थी अपनी लाइफ़ ऐसे हुआ और मैं जो चाहता था लोगों के हित को मैं कुछ करने के लिए वो मैं कर पाया, लोगों के दिलों में जगह बना पाया। आप यहाँ से जब जाओ तो आपको सालों-साल लोग याद रखें, आपकी जो फ्यूचर जनरेशन आए वो आप पे प्राइड फ़ील करें। ये आपकी थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। नहीं, एग्ज़ैक्टली और इसी से आप आगे बढ़ते हैं और यही मतलब और मकसद भी है जीवन का कि आप धरती पर आएँ और इंसान के रूप में हैं, तो यही सारी चीज़ें आपको करनी है वरना तो फिर बाकी सब चीज़ें तो जैसे चल रही वैसे चल रही है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और तमाम सारी चीज़ें, सारी बातें हमसे करने के लिए और बेहद मज़ा भी आया और बहुत कुछ सीखने को हमें भी मिला और बाकी लोगों को भी थैंक यू यहाँ पे सो सीखने मच। को जय मिला। हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।